बाहरी भगाओ गाय घाट बचाओ, बाहरी भगाओ गाय घाट बचाओ, इसका मंत्र जाप कर रहे थे। यही इन लोगों को बुरा लगा। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसका ये हमेशा मन में भावना रहता है कि मैं जो कहूँ वही सत्य है। उनका बयान आप सुने होइएगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। अरे काहे का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आप मुख्यमंत्री मैं हूँ ये बोल करके लोगों पर आप दबदबा बनाना चाहते हैं कि ताकि कार्यकर्ता आपसे डर जाएं, प्रशासन आपसे डर जाए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो कुछ नहीं है, वो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, कुछ नहीं है। हम अपनी बेटी की शादी जब हम कर देते हैं तो उस बेटी का भी कर्तव्य होता है कि वो अपना घर गृहस्थी संभाले, और सही माता, सही पिता, सही भाई उस महिला का वही होता है जो उसको सलाह दे कि जाओ अपने पति को संभालो, अपने सास को संभालो, अपने ससुर को संभालो, अपने घर को संभालो। मैं भी उनको यही उपदेश दे रहा हूँ कि आप वहाँ जाकर के झारखंड में जाके अपनी गृहस्थी संभालिए। आप यहाँ पर आकर के हम लोगों के बीच राजनीति मत कीजिए। ये महिला का काम नहीं है। जो शादीशुदा महिला शादी होने के बाद घर के मामलों में दखलंदाजी करती है वो घर बर्बाद हो जाता है। कार्यकर्ता होने के नाते आपसे निवेदन है कि आप जिसको भी उम्मीदवार बनाएं, गाय घाट के मतदाता, गाय घाट की धरती पुत्र को या गाय घाट की बेटी को, जिसको बनाना हो बनाए। अगर आप गाय घाट से बाहर के किसी व्यक्ति को, कोई धन पशु को, कोई बाहुबली को बनाते हैं तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं गाय घाट के मान स्वाभिमान का लड़ाई लड़ने वाला बेटा हूं, तो उस समय गाय घाट का मान स्वाभिमान मेरे आड़े आ जाएगा, तो मुझसे भूल हो सकती है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जो है बिहार का वो बिल्कुल अब नज़दीक आ चुका है, और इससे जुड़ी जितनी भी राजनीतिक गहमा गहमी है वो हम देखते रहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो बीते दिनों चर्चा में आया है वो है गाय घाट। और गाय घाट में हमने देखा कि किस तरह का महासंग्राम जो है वो अपने ही दल के बीच में एक तरह से हो गया था। और इसी संदर्भ में और पूरे चुनाव की अभी जो गहमा गहमी है, जो पूरा चुनावी माहौल है, इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जी को। अशोक सिंह जी, आप धन्यवाद। क्योंकि हम लोग आपसे अनुभव और उम्र में बहुत छोटे हैं, तो आपके बारे में जब हम कुछ सूचना इकट्ठा कर रहे थे तो हमने ये जाना कि एक समय था जिस वक्त में आप मंडल अध्यक्ष थे भाजपा के, और उस दौरान लोग कहते थे कि अगर अशोक सिंह जी आ रहे हैं मतलब भीड़ पूरी जमेगी। तो वो छवि थी आपकी, लेकिन आपने जदयू में भी अपना प्रभाव छोड़ा, 3 बार आप चुनाव लड़े और उसके बाद भाजपा में आए। क्या रही है ये जर्नी एक बार हमारी जनता को बताएं। भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद मुझे जॉर्ज साहब के साथ काम करने का मौका मिला। 2004 में जॉर्ज साहब चुनाव लड़ने आए। जॉर्ज साहब जदयू से चुनाव लड़ रहे थे और सभी विधानसभा में उनके प्रभारी जदयू के थे, लेकिन किसी माध्यम से उनको पता चला कि अशोक सिंह बीजेपी में अच्छे छवि के लोग हैं, इनकी जनता में पकड़ है, तो उन्होंने मुझे गाय घाट में प्रभारी बनाया विधानसभा का। और उसके बाद जो मेरी नज़दीकी उनसे बढ़ी, तो जब 2005 में चुनाव हुआ तो जॉर्ज साहब तो बोलते बहुत कम थे। उनको इतना पता नहीं था कि जो फिर अशोक कहाँ गया नहीं गया। तो जब दिल्ली में बातें चली तो उन्होंने शिव कुमार बाबू, जो उस समय राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने बताया कि यार अशोक कहाँ है। तो मुझे मुजफ्फरपुर में खबर मिली और मैं दिल्ली गया। तो शिव कुमार बाबू ने मुझे जॉर्ज साहब के नज़दीक ले गए और उन्होंने बताया कि अशोक तुम चुनाव लड़ो, क्योंकि बीजेपी को सीट ये मिली नहीं है
जदयू को सीट मिल गई है, तो बस उनका आदेश हुआ। गोपाल नारायण सिंह उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, सुशील मोदी हम लोगों के नेता थे। उन दोनों आदमी से मैंने फ़ोन से पूछा, उन दोनों आदमी की स्वीकृति हुई कि गठबंधन है, आप चुनाव लड़िए। उसके बाद मैं जनता दल यू से चुनाव लड़ा, संजोग से मैं चुनाव हार गया। लेकिन फिर मन में ये नहीं आया कि हम अब लड़ लिए तो फिर भाजपा में लौट जाए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये किसी के प्रति गद्दारी होगी। ये मैं जदयू में लगातार काम करते रहा और 2022 तक बड़ी ईमानदारी से मैंने जदयू के लिए काम किया। कभी हमको टिकट मिला नहीं मिला, लगातार उपेक्षा हुई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं 2005 में जदयू में बिना काम किए चुनाव लड़ा, तो जितना हमसे जदयू ले पाए वो ले, लेकिन मैं जदयू के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। और जब बाद के दिनों में मैंने नीतीश कुमार जी से कर्पूरी सभागार में मिल करके कुछ गाय घाट की परिस्थिति के बारे में उनसे चर्चा किया, और उन्होंने श्रवण जी को, जो ग्रामीण विकास मंत्री है, उनको तुरंत नोटिस लिए। वहाँ पर अशोक चौधरी थे, अशोक चौधरी बताए श्रवण जी को कि इस प्रकार की बात है, अशोक जी का समस्या सुनिए। उस समस्या का समाधान जब नहीं हुआ, कुछ स्थानीय बातें थी, तो मेरा मन उसके बाद हम देखे कि चलो जितना मुझे मिला उतना जदयू का मैंने कर्जा सधा दिया। अब चलते हैं अपने पुराने दिनों में। मैं तो संघ का भी स्वयंसेवक रहा हूँ, तो मैं बीजेपी में बिना किसी लोभ लालच के मैं बीजेपी में आ गया। तो ये आपकी जर्नी रही। आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में जो ये बात कही जाती है कि जदयू के विचार के साथ आपकी कुछ मतभेद हुए और इसकी वजह से जैसे आप भाजपा में आए हैं, इस बात को भी आपने अभी बड़े अच्छे से स्पष्ट कर दिया। देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जॉर्ज फर्नांडिस ऐसा नेता और नीतीश कुमार ऐसा नेता फिर पैदा नहीं लेगा। मुझे गर्व है कि उन लोगों के साथ नीतीश कुमार जी से बैठने का मौका, उनका टेलीफोन आना रात में, और कोई किसी समय में फ़ोन करते, उनका 5 से 10 मिनट के अंदर में, मैं ऑन कमरे के सामने बोल रहा हूं कि मेरा मैसेज जाता था, मेरा फ़ोन जाता था, 5 से 10 मिनट के अंदर में उनका कॉल आता था। तो ये सब चीज़ें जो जॉर्ज साहब के साथ और नीतीश कुमार जी के साथ, या और फिर सुशील कुमार मोदी जी, इन लोगों के साथ जो चीज़ थी, वो मुझे मुश्किल लगता है कि अरे वो राजनीति, दोबारा राजनीति ये इस पृथ्वी पर न दूसरा जॉर्ज पैदा लेगा, न दूसरा नीतीश कुमार पैदा लेगा, और मुझे उन लोगों के साथ काम करने का गर्व है। अभी आपने अपने परिचय में बताया कि संघ के स्वयंसेवक भी आप रहे हैं, तो एक अलग ही जुड़ाव आपका जो है भाजपा के साथ रहा है। और 2005 के विधानसभा चुनाव की बात हम करें तो फरवरी और अक्टूबर में दोनों में चुनाव हुए थे, और इन दोनों ही चुनावों में भाग लेना अब कितना मुश्किल है, और बहुत ही कम वोटों के अंतर से हार जाना, ये एक अलग ही चुनौती है। संघ का स्वयंसेवक होना इस परिस्थिति से गुजरने को कितना सहायक होता है? देखिए, संघ ने जो मुझे सिखाया, आप मुझे जंगल में भी भेज दीजिएगा तो मैं जंगल में भी जाके संगठन खड़ा कर लूँगा। और मुझे भाजपा में रहूँ, जदयू में रहूँ, कहीं मैं अपना एक सांगठनिक वातावरण बना के रखता हूँ। और पूरे गाय घाट में आज के डेट में 337 वहाँ पर बूथ थे, अब 416 हो गए हैं। इसको मैंने बाइफरकेट नहीं किया है, लेकिन 337 बूथ में मेरी हमेशा ये धारणा रहती थी कि मेरा 5 परिवार मेरा शुभचिंतक हो। मैं कुछ भी करूं तो 5 परिवार मेरे साथ खड़ा रहे। तो ये मैं हमेशा टेलीफोन से कौन नहीं है, किस बूथ पर हम कमज़ोर है, ये मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता है। और ये सब शिक्षा मुझे संघ से मिली हुई है। संघ ने हमको संगठन कैसे बनाया जाता है, किस विपरीत परिस्थिति में कैसे गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग प्रचारक बन के आते हैं और बिहार के गांवों में जाके काम करते हैं। हम तो गाय घाट में रहते हैं, तो गाय घाट के लोगों के बीच काम करके संगठन बना लेना कौन सी बड़ी बात है। और उसी सांगठनिक बूते मैं ये इसमें जो मेरी सांगठनिक क्षमता है, इसके लिए मैं पूरा श्रेय संघ को देता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, और संयोग से आपने वो 5 जो इसका संदर्भ जो भी संघ से जुड़े हैं उनको पता है कि ये 5 की थ्योरी कहाँ से आती है, और संघ इस वर्ष पूरे अपने 100 वर्ष पूरे कर रही है।
आपने कहा कि सांगठनिक मजबूती की जो प्रेरणा है वो संघ से आती है, और जाहिर सी बात है कि आपने जदयू और भाजपा दोनों के संगठनिक मजबूती के बारे में बात कहा, लेकिन आप गायघाट से आते हैं। ये भी कैसा संयोग है कि अभी हमने गायघाट में ही जो आपके एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच ही महासंग्राम होते देखा, कुर्सियां चली, लाठी डंडे चले, फिर यहाँ पे क्या कमी आ गई? देखिए, आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और मैं कल से मीडिया में, पूरे देश के मीडिया में एनडीए कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, एनडीए कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर भाजपा के तरफ से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था, जदयू के तरफ से महेश्वर यादव वहां पर उपस्थित थे, लेकिन एनडीए में जो हम पार्टी है या लोजपा है या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, उसके नेता ठाकुर धर्मेंद्र आए हुए थे, लेकिन उनके कोई कार्यकर्ता वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं सारे चैनल को कि वहां पर भाजपा जदयू के लोग बाहरी लोगों से लड़ रहे थे, जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं या पूरा मीडिया बताए हुए है कि इसके बीच संग्राम हुआ, तो मैं तो उसको जदयू या लोजपा का मानता भी नहीं हूं। कोई बता दे उसका, उनका पूरा मैं पोस्टर देखा, गायघाट में छपा हुआ है, सिर्फ लिखा रहा है भावी प्रत्याशी। किस दल की प्रत्याशी? एनडीए की प्रत्याशी। एनडीए आप तब हो सकते हैं जब आप भाजपा के हैं, जब आप जदयू के हैं, जब आप लोजपा के हैं, जब आप उपेंद्र कुशवाहा के हैं, जब आप जीतन राम मांझी के हैं, तब आपको एनडीए कहलाने का हक है। आपका कोई पता नहीं है किस पार्टी के हैं, तो फिर आप एनडीए क्यों हुए? और एनडीए से हमारी लड़ाई हुई, ये सरासर क्वेश्चन गलत है। इसको कहा जाए कि भाजपा जदयू के लोगों ने बाहरी ताकतों से लड़ा, बाहरी ताकतों से लड़ा, बाहरी के खिलाफ वहां पर आवाज उठाया। जो हमारे दल में नहीं है वो हमारे स्टेज पर क्यों बैठेंगे? आपको बैठने का कौन अधिकार है? लोजपा के जो सांसद वहां बैठे थे, क्या उनको लोजपा के तरफ से आदेश था? नहीं था। मैंने ये भी पता लगाया, लोजपा ने जो टीम बना के वहां भेजी थी उसमें उनका नाम नहीं था। इसका मतलब कि वो अपने प्रभाव से अवैध रूप से मंच पर आए थे। वो जो जदयू के एमएलसी थे, जदयू ने आपको पैनल में नाम भेजा था? नहीं, वो लोग सिर्फ गुंडागर्दी करने आए थे और असंवैधानिक रूप से मंच पर कब्जा करना चाह रहे थे। और भाजपा जदयू के कार्यकर्ता इसको सहन नहीं किया, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, जिसका प्रतिकार किया। और मैडम मैं बताऊं कि 11:09 से पूरे गायघाट में आपका तो सिर्फ मंच का दिखाया जा रहा है। कई वीडियो मैं आपको दूंगा, जो समियाने के अंदर का वीडियो देखेंगे तो क्या वहाँ की घृणात्मक, क्या इन लोगों के प्रति गायघाट में घृणा फैल गई है। घृणा का वातावरण था। लोग इन लोगों को गंदी गंदी जो है सो शब्दों में राजनीतिक भाषा का ये कर रहे थे इनके खिलाफ, कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ था अब तक, ये क्यों आया, ये जहाँ का है वहाँ जाए। तो इस सब प्रकार का वातावरण था। और गायघाट में पूरे 3 घंटा सिर्फ वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ता बाहरी भगाओ गायघाट बचाओ, बाहरी भगाओ गायघाट बचाओ, इसका मंत्र जाप कर रहे थे। यही इन लोगों को बुरा लगा। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसका ये हमेशा मन में भावना रहता है कि मैं जो कहूँ वही सत्य है। उनका बयान आप सुने होइएगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। अरे काहे का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आप मुख्यमंत्री मैं हूँ ये बोल करके लोगों पर आप दबदबा बनाना चाहते हैं कि ताकि कार्यकर्ता आपसे डर जाएं, प्रशासन आपसे डर जाए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो कुछ नहीं है, वो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, कुछ नहीं है। उसका हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं। आप जितना दबदबा बना लिए। आप बार बार कह रहे हैं बाहरी बाहरी, ये बाहरी कौन है और कौन थे बाहर, कौन थे जो वहाँ पे? इसलिए क्योंकि जो जनता जब देखती है तो उनको इतनी सारी बातें, जो अंदरूनी बातें हैं, वो समझ नहीं आती है। उन्होंने देखा कि एक सम्मेलन है और उस सम्मेलन में जो घटना हुई और जो दावेदारों के बीच जो सबसे ज़्यादा वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो दोनों लोग एनडीए से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो आप नाम लेकर के स्पष्ट करना चाहेंगे? नहीं नहीं मैडम, मैं आप ही से पूछता हूँ कि जो एनडीए के कौन 2 लोग थे, आप ही बताइए। मैं तो एनडीए का नहीं मानता हूं। मैं आप ही बताइए पहले।
कि एनडीए के अगर वो दावेदारी करना चाहते हैं तो उनको बाहरी किस संदर्भ में आप नहीं, आप नाम बताइए कि एनडीए आप बता किसको रहे हैं, आप बताइए कुछ। एनडीए की सांसद तो है ना बीना देवी, और दिनेश सिंह जो हैं वो भी एनडीए से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की बेटी है कोमल सिंह। बस बस बस, आप कह सकते हैं, इसको ये कहें कि एनडीए लोजपा के सांसद की बेटी, लेकिन उनका पार्टी स्पष्ट नहीं है। पार्टी जब तक स्पष्ट नहीं होगा मैं उनको एनडीए नहीं मानता हूँ, ये पहला ये है। और वो जो लड़ाई वहाँ पर कर रही थी, मैं तो कहता हूँ कि पूरा मीडिया देख रहा है कि जैसे स्टेज पर हिंदी सिनेमा में कोई विलेन चढ़ता है और विलेन अकर के बोलता है कि अब ये कौन है, इस प्रकार से उनका पदार्पण होता है और उनको लगा कि पूरा गाय घाट डर जाएगा, स्टेज हिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके स्टेज चढ़ते जनता भड़क गई, जनता हंगामा इतना की कि वहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो गया। सब कोई देखा तो उनको अपने शक्ति का अंदाज़ा उसी समय लग गया और आकर के सोफा पर निढाल होके बैठ गए, क्योंकि वो तो आए थे वहाँ पर ह्यूमनशिप दिखाने कि मैं आऊँगा बोलूँगा। काफ़ी सारे गुंडे लेकर के भी आए थे, लेकिन वहाँ पर जनता ने उनको जवाब दे दिया। तो जनबल के सामने में सब कुछ ढीला पड़ जाता है, सब कुछ ढीला पड़ जाता है। जनबल के सामने सब कुछ ढीला पड़ जाता है, इस बात को से मैं सहमति जता सकती हूँ। कई सारे उदाहरण इसके आते हैं और आप भी गाय घाट से जो हैं वो एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ एक हमेशा से सहानुभूति का नज़रिया रहता है। वो उनकी अंदरूनी जो भी ताकत हो, जो भी उनका बैकग्राउंड हो, ऐसा नहीं लगता कि महिला विक्टिम कार्ड आपके अगेंस्ट चला जा सकता है? देखिए, महिला तो मेरी माँ होती है, महिला मेरी बहन होती है, और जब हम अपनी बेटी की शादी जब हम कर देते हैं तो उस बेटी का भी कर्तव्य होता है कि वो अपना घर गृहस्थी संभाले, और सही माता, सही पिता, सही भाई उस महिला का वही होता है जो उसको सलाह दे कि जाओ अपने पति को संभालो, अपने सास को संभालो, अपने ससुर को संभालो, अपने घर को संभालो। मैं भी उनको यही उपदेश दे रहा हूँ कि आप वहाँ जाकर के झारखंड में जाके अपनी गृहस्थी संभालिए। आप यहाँ पर आकर के हम लोगों के बीच राजनीति मत कीजिए। ये महिला का काम नहीं है। जो शादीशुदा महिला शादी होने के बाद घर के मामलों में दखलंदाजी करती है, वो घर बर्बाद हो जाता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर पता नहीं राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के क्या मत हो, लेकिन बिहार और गाय घाट का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे लोग आपकी बातों से काफ़ी हद तक सहमत होंगे। मैं इस बात से पूरी तरह से समझ सकती हूँ। लेकिन ये जो पूरी घटना हुई है, आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को जनता तक क्लियर कर पाएंगे? क्योंकि नुकसान होने का खतरा तो नहीं लग रहा आपको इस पूरी घटना से? देखिए, मैं जहाँ तक गाय घाट को कल समझा हूँ, मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि गाय घाट की जनता में इतना आक्रोश है। मैं तो अपना सम्मेलन की तैयारी कर रहा था, सम्मेलन में अधिक से अधिक कार्यकर्ता आवे इसका मैं ख्याल रख रहा था, लेकिन अचानक से मंच पर कोई नारा नहीं लगाया और अचानक से इन लोगों को देख करके बाहरी भगाओ, कोई उसका लीड नहीं कर रहा था। अपने आप जनता ने प्रेरणा से बाहरी भगाओ गाय घाट बचाओ, बाहरी भगाओ गाय घाट बचाओ। तो ये जो मैं संदर्भ देख रहा हूँ कि बिल्कुल 4 साल 5 साल से लगातार हम लोग क्षेत्र में काम करते रहे हैं, जनता के दुख दर्द में साथ रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं, और उसमें जनता को लग रहा है कि देखिए ये जो बना अब 5 साल में जो महागठबंधन के खिलाफ एक एटमॉस्फेयर बना है, जो गाय घाट में एक वातावरण बना है, उस वातावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से लोग आकर के नुकसान कर रहे हैं। तो इसका वो प्रतिफल था, उसका एक रिएक्शन था जनता का, कि जनता को लगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं हो रहा है, और उसके लिए जनता ने वहाँ पर अपना विरोध जताया। ये मेरा मानना है, और मुझे लगा, अब मैं बिल्कुल विश्वस्त हूँ कि नेतृत्व कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, और पूरे
आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग जा करके गाय घाट की वर्तमान में स्थिति देख सकते हैं। पूरा गाय घाट एकदम हर जाति पाति को भूल करके पूरा एक मंत्र जाप कर रहा है कि बाहरी भगाओ, गाय घाट बचाओ। जब इतने सारे नामों की चर्चा हुई है, इतनी सारी परतें खुली हैं, तो मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि 25 तारीख को ये सम्मेलन होना था और 24 तारीख को फेसबुक लाइव पर आकर के प्रभात किरण जी ने साफ तौर पे कहा था और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कुछ लोग पैसे देकर टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह की बातें होती हैं और आगे जो कोमल सिंह हैं उनको अगर टिकट मिल जाता है तो भाजपा की ये वाली छवि भी या एनडीए की ये वाली भी छवि बन सकती है कि वो पैसे लेकर के टिकट देती है, तो ये भी बुरा प्रभाव डालेगी? तो इस नाते अब कोमल सिंह को किनारे करना मजबूरी बन गई है एनडीए की? देखिए, भाजपा को कोई खरीद ले या नीतीश कुमार को कोई खरीद ले, ये मुझे नहीं पच रहा है। तो इसका मुझे उत्तर देना सही नहीं लगता है, क्योंकि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें एक से एक योद्धा लोग बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार तो ईमानदारी के दूसरा रूप हैं। उनको तो सोचा भी नहीं जा सकता है कि कोई उनको खरीद सके। तो ये मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ इस बात को, लेकिन फिर इतना ज़्यादा डर क्यों है कोमल सिंह से? नहीं, इस डर का कोई बात नहीं है। पिछले बार लड़ी थी, हार के गई थी। उससे पहले उनकी माताजी लड़ी थी, वो भी हार के गई थी। 2010 में जीती थी। तो बिहार में 3 चुनाव को मैं चुनाव नहीं मानता हूँ। 1977 में जेपी लहर था, 95 में लालू लहर था और 2010 में नीतीश लहर था। तो नीतीश लहर में जीत के निकल गए थे। उसके बाद जो सामान्य चुनाव होती है उसमें वो कभी नहीं जीती हैं गाय घाट से, ये मैं मानता हूँ। इन सारी बातों को आपने बड़ी बेबाकी के साथ नकारा है और प्रबल दावेदार के रूप में आप भी माने जा रहे हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या संभावनाएं हैं गाय घाट से आपके जीत जाने की? देखिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा ने आदेश दिया, मैं ऐसा बरबोला नहीं हूँ कि मैं कह दूँ पार्टी के बिना आदेश से कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने आएगा तो मैं जीत की 200% गारंटी देता हूँ। कोई कार्यकर्ता आवे, अशोक सिंह आवे या कोई आवे। और वहाँ पर भाजपा ने लगातार काम किया है। 2014 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, वहाँ पर हम लोग 38,000 से लीड दिए हैं। 2019 का चुनाव देख लीजिए, वहाँ से हम लोगों ने 74,000 का लीड दिया है। और अभी जो 24 में चुनाव हुआ है उसमें भाजपा ने 51,000 का लीड दिया है। और बिना उसने कुछ नहीं देखा कि कौन कैंडिडेट है, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता मेहनत किए और इसने इतने अंतर से वहाँ के कैंडिडेट को, महागठबंधन को हराने का काम किया। तो भाजपा का सिर्फ सिंबल ही काफ़ी है। भाजपा का सिंबल लेकर के जो व्यक्ति आएगा वो चुनाव जीत के जाएगा, इसमें मुझे कोई ये नहीं है। मैं तो भाजपा का एक साधारण सा सिपाही हूँ। भाजपा अगर इस लायक मुझे समझता है तो ये भाजपा का धन्यवाद है। ठीक है, ये तो हो गई। और भाजपा जो है वह अपने अनुशासन और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती है, लेकिन एनडीए हम जानते हैं कि एनडीए कई सारे घटक दलों को मिलाकर बनाई गई है। ऐसे में अगर मान लीजिए भाजपा या जदयू नहीं, लेकिन कोई और घटक दल ही अगर कोमल को अगर गाय घाट से प्रत्याशी बना देती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई परिस्थिति बन रही है उनके चुनाव लड़ने की, लेकिन मैंने सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेज दिया है और पत्र में मैंने इसका उल्लेख भी किया है कि आपकी सभी आज्ञा सिर आँखों पर। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते आपसे निवेदन है कि आप जिसको भी उम्मीदवार बनाएं, गाय घाट के मतदाता, गाय घाट की धरती पुत्र को या गाय घाट की बेटी को, जिसको बनाना हो बनाए। अगर आप गाय घाट से बाहर के किसी व्यक्ति को, कोई धन पशु को, कोई बाहुबली को बनाते हैं तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं गाय घाट के मान स्वाभिमान का लड़ाई लड़ने वाला बेटा हूं। तो उस समय गाय घाट का मान स्वाभिमान मेरे आड़े आ जाएगा, तो मुझसे भूल हो सकती है। ठीक है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के होने के नाते आप पूरे देश के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे फिर बाहरी और गाय घाट के होने से क्या संबंध होता है? ये तो एक बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना। बस आपने सही पूछा
देखिए, हमको अटल जी और हमारे स्वयंसेवक जो ये प्रचारक लोग होते हैं, वो कहते हैं, बताते हैं अपने स्वयंसेवकों को कि अगर कोई तुम्हारे बीच भाजपा के लिए काम करना है, लेकिन भाजपा भी किसी गलत बेईमान को, भ्रष्टाचारी को टिकट दे देता है, तो उसको हराने के लिए काम करो, उसको जिताने के लिए तुम मजबूर नहीं हो, अपना जमीर मत बेचो। ये स्वयंसेवक को बताया जाता है। और वाजपेयी जी तो कई बार बोल चुके हैं कि हो सकता है कि हम बहुत सारे देश में टिकट बांटते हैं, तो कुछ टिकट में गलतियां हो सकती है। अगर गलती से कोई गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए, तो फिर जनता और कार्यकर्ता उसको सुधार दे यानी उसको हरा दे। ठीक है, बहुत सारे राजनीतिक सवाल हो गए और सारे तीखे सवाल थे। अब इसके बाद मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी एक स्वयं सेवक से, क्योंकि अभी दशहरे का समय चल रहा है और 100 वर्ष पूरे कर चुकी है आरएसएस इस वर्ष, और इसमें पथ संचलन का कार्यक्रम जो विजयादशमी के दिन होता था, इस बार पूरे नवरात्रि चल रहा है। तो हमारे आपके गायघाट क्षेत्र में और मुजफ्फरपुर में चल रहा है ये पथ संचलन? ये विजयादशमी के रोज गायघाट प्रखंड का पथ संचलन गायघाट में होना है। 139 लोगों की सूची अब तक पूरे गणवेश, उसका जो गणवेश होता है, ड्रेस होता है, उसकी सूची आ चुकी है और हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। हम लोगों का उम्मीद है कि 250 से अधिक स्वयंसेवकों का पथ संचलन गायघाट मुख्यालय में विजयादशमी के रोज होगा। और 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, पर्यावरण पर हो रहे हैं, सामाजिक सौहार्द पर हो रहे हैं, और भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने इतने दिनों में समाज के लिए क्या क्या किया, उसके लिए प्रदर्शनी लगा करके जनता के बीच जा करके और जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो पथ संचलन इस बार जो 100 वर्ष पूरा होगा, वो काफ़ी धूमधाम से गायघाट में भी मनाया जाएगा और हम लोग 250 की संख्या में पथ संचलन में भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए, और आगामी चुनाव में आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जो आपने आज हमें इतना बहुमूल्य समय दिया और गायघाट के बारे में इतने खुल के बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी फर्स्ट लुक के इस स्टूडियो में मुझे आपने बुलाया और आप इतना सम्मान दिए, इसके लिए आप पूरा मीडिया टीम को आपके तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये थे अशोक सिंह, जो कि गायघाट से बिल्कुल प्रबल दावेदार हैं भाजपा की तरफ से, और ये पूरी जो जितनी भी गायघाट से जुड़ी अभी बातें थी उसको आपके सामने बड़े स्पष्ट तरीके से रखा। इसी तरह से और भी चुनाव से जुड़ी खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।